नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चक्रव्यूह क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ लिया था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हो गई थी हत्या और करवाई थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करा दी, या मैं कहूँ कि सुल्तान की हत्या कर दी, तो इतनी आसानी से तो खिलजी को अब दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि दिल्ली की जनता में बहुत ज्यादा रोष भर गया था उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने उनके सर को जब घुमाया था सब जगह, तो उससे दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी। तो इस कारण उनको अभी जल्दी से गद्दी प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसी बीच क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की तो मृत्यु हो गई। अब उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मलिका जहां। उनके दो बेटे थे, पहला था कदर खां, दूसरा था अरकली खां। तो मलिका जहां ने क्या करा, जब फिरोज खिलजी नहीं रहे तो मलिका जहां ने अरकली खां, ये तो मुल्तान में थे, खैर इनका तो इतना मतलब था ही नहीं, जब इनके पिता की हत्या हुई तो मुल्तान में थे, कदर खां दिल्ली में थे। तो मलिका जहां ने कदर खां को दिल्ली की गद्दी पर बिठा के दिल्ली का अगला सुल्तान बना दिया और बन गई उसकी संरक्षिका। अब संरक्षिका बनने के बाद इन्होंने क्या काम करना शुरू करा कि जैसे किंग आता है, गद्दी पर बैठता है, तो वो क्या करता है, लोगों को प्राइजेस देता है, उपाधियां देता है, जागीरें देता है, यही काम इन्होंने करना शुरू करा। और जब मलिका जहां की इन बातों का पता अरकली खां को चला तो वो नाराज हो गए। वो शुरू में आने वाले थे दिल्ली में ताकि अलाउद्दीन खिलजी दोबारा हमला न कर दे, लेकिन इन बातों को सुनकर अरकली खां ने आना त्याग दिया और इसी बात का फायदा उठाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, उसने जितने भी दिल्ली सल्तनत के विरोधी थे उन सबको मिलाया, अपनी तरफ किया। इसके अलावा जो इनके विश्वास पात्र थे, मलिका जहां, कदर खां या अरकली खां के, उनको धन का लालच देके, पैसे का लालच देके अपनी तरफ मिलाया और जो नहीं मिले उनको मार डाला गया। जब उसको ये मालूम पड़ा, अलाउद्दीन खिलजी को जब मालूम पड़ा कि अरकली खां दिल्ली नहीं जा रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर धावा बोल दिया। उस टाइम बैठे थे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कदर खां और इनको उपाधि दी गई थी रुकनुद्दीन की। रुकनुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठे हुए थे। इनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को रोकना चाहा मगर रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ सेना जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गई थी। जैसे मैंने बताया कि पैसे का लालच दे दिया था पहले ही, तो इनकी सेना जाकर मिल गई। जब इनके पास सेना ही कम पड़ गई तो बेचारे हार गए। रुकनुद्दीन जैसे ही हारे तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कदर खां और मलिका जहां को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और बैठ गए दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने हासिल करी दिल्ली सल्तनत की गद्दी। अब गद्दी को हासिल करने के बाद इन्होंने बहुत से ऐतिहासिक कार्य करे, बहुत ज्यादा। एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे मैं अगर आपसे बात कर लूं एसएससी का है या यूपी ट्रिपल एससी का है या सी टेट है, सुपर टेट है, जिसमें भी जीके का क्वेश्चन आता है, अगर दिल्ली सल्तनत से आता है तो इनकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पर आती है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं, या फिर आपके लोधी वंश में आएंगे। तो अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की। इन्होंने क्या क्या ऐतिहासिक कार्य करे जहां से एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। लेकिन हमको क्या सीखना है, हमको उसके साथ साथ ये भी सीखना है कि ये ऐतिहासिक कार्य क्यों किए गए। तो देखते हैं अब इनके सबसे पहले ऐतिहासिक कार्य क्या है। तो शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जैसे मैंने बताया कि ऐतिहासिक कार्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी, जो भाई थे फिरोज खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए, भतीजे हुए फिरोज खिलजी के। उपाधि क्या थी? उपाधि थी द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की। इनका मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, रियल नेम क्या था? अली गुरशास्प। या इनके भाई कौन थे? भाई तो वैसे 4 थे, लेकिन हम बात करेंगे 2 भाइयों की। पहले थे अलमास बेग और दूसरे थे अकद खान। अलमास बेग को ही उपाधि प्राप्त थी उलुम कांत की और अकद खान के भाई थे जो इनके सिपह सालार भी थे। अब देखते हैं कि यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, सबसे पहले तो वो पूछेगा आपका इनका मूल नाम। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम बताइए या वास्तविक नाम बताइए, तो उनका नाम था अली गुरशास्प। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि उलुम खां की उपाधि किसे प्राप्त थी, तो आपका आंसर होगा अलमास बेग। या अलाउद्दीन खिलजी ने उलुम खां की उपाधि किसको दी थी, तो अलमास बेग। इसके अलावा द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी, या अलाउद्दीन खिलजी को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो आपका आंसर द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी होगा।
तो ये कुछ बातें थी अलाउद्दीन खिलजी की। अब हम बात करेंगे इनके ऐतिहासिक कार्यों की, जहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वनडे एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी वीडियोस के अलावा मुझे नहीं लगता उनको कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इतिहास के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर वो सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा आपके जो आप वन लाइनर्स बुक्स में पढ़ते हैं। देखिए वन लाइनर्स बुक्स में तो सभी कुछ लिखा है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये भी लिखा है, वहां पर आपको ये भी मिल जाएगा कि इनका मूल नाम क्या है, उपाधियां क्या है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये उपाधि क्यों दी गई थी इनको, उलूग खां की उपाधि क्यों दी गई थी इनको, या इन्होंने स्थायी सेना क्यों रखी थी, क्यों इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। ये तो सब चीजें बुक्स में दे रखी हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर आप ये चीजें जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप क्यों का मतलब जान लेते हैं ना, तो वो चीज आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उस स्टोरी को समझ जाते हैं ये चीज हुई क्यों है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं इनकी ऐतिहासिक चीजों के बारे में जो इन्होंने शुरुआत करी और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए कुछ विभाग। ये विभाग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे अधिकतर या तो इनको गलत कर आते हैं और या इनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन पर ध्यान ही नहीं देते कि ये डिपार्टमेंट्स हैं क्या। देखिए हमें इन डिपार्टमेंट्स को जानना है, समझना है, हमें वहां पर लिखना नहीं है इन डिपार्टमेंट्स के बारे में कि हम इनकी पूरी थ्योरी लिखेंगे, हमको बस इनको समझना है। हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हमें टिक करना और वापस आ जाना है। ठीक है, लेकिन हमको गलत टिक नहीं करना है बस। ठीक, अब जैसे कि हम पहले डिपार्टमेंट की बात कर लें, डिपार्टमेंट यानी कि दीवाने विजारत। तो दीवाने विजारत का मतलब है वित्त विभाग। अब आप बस इसको इतना समझ लीजिए कि वासे वित्त और वासे विजारत, यानी कि वित्त यानी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, हेड होंगे वजीर इसके, और जो भी खर्चे का लेन देन होगा उस सबकी जानकारी कौन रखेंगे? वजीर साहब रखेंगे। अब अगले डिपार्टमेंट को देख लें, दीवाने ईशा। दीवाने ईशा ये पत्र व्यवहार वाला डिपार्टमेंट था, यहां से पत्र व्यवहार होता था, यानी कि जो सूबेदार हैं प्रांतों के, उनको अगर कोई सूचना भेजनी है तो पत्रों के द्वारा उनको भेज दी जाती थी। उन्हें जब उस पत्र का जवाब देना है तो वो भेजते थे और फिर यहीं पर उस पत्र को लाया जाता था। सिंपल शब्दों में कहें तो पोस्ट ऑफिस। अगला है दीवाने रसालत, ये भी सेम टू सेम यही है, लेकिन यहां पर एक हल्का सा ट्विस्ट ये है कि ये राज्य ना होकर विदेशी था, यानी कि मैं कहूं कि ये प्रांतों से नहीं करता था पत्र का कोई भी व्यवहार। ये अगर पत्र का व्यवहार करता था तो विदेशी राज्य या विदेशी प्रांतों से करता था, कि वहां से कौन से व्यक्ति यहां पर आ रहे हैं उस बात की जानकारी जो विदेशी लोग होते थे वो एक लेटर के थ्रू भेजते थे और वो दीवान रसालत में आता था। और यहां से अगर कोई यात्री वहां जा रहा है, यानी मैं कहूं जैसे बिजनेस हुआ करता था, तो बिजनेसमैन जब जाया करते थे तो उससे पहले क्या होता था, पत्र व्यवहार होता था कि यहाँ पे बिजनेस करना है और ये हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो उनको पूरी सुरक्षा दी जाती थी। इसके अलावा अगला डिपार्टमेंट है दीवाने रियासत। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, यहां से न जाने कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है। दीवाने रियासत ये एक बाजार नियंत्रण प्रणाली का ही एक आधार था। ये बाजार पर नियंत्रण रखता था, नजर रखता था कि बाजार में जो चीज अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की है वो है भी या नहीं, या वैसे ही लोग अपना खाए कमा रहे हैं। इसके अलावा जो अगला डिपार्टमेंट है वो है दीवाने आरिस। अब आप जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको एक डिपार्टमेंट और पढ़ाया है अभी दिल्ली सल्तनत में, अगर आपको वो याद है तो जरा मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें कि वो डिपार्टमेंट का नाम कौन सा है और किस शासक के द्वारा, किस सुल्तान के द्वारा उस डिपार्टमेंट को बनवाया गया। तो दीवाने आरिस जो है ये एक सैनिक विभाग है, यानी कि सेना की जो भर्ती होगी, सैनिकों जो रिटायर होंगे, जिनको निकालना है, जिनको रखना है, जिन घोड़ों को रखना है, जिनको निकालना है, कौन से हथियार रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, इन सब का पूरा लेखा जोखा आर्मी पर होता था। वो आर्मी का डिपार्टमेंट था दीवाने आरिस। तो ये 5 विभाग थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको बस ये जानना है। इसका एक छोटा सा कोड अगर आप ध्यान रख लें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका छोटा सा कोड जो मैंने बनाया है वो बनाया है वीरा। ये 5 वर्ड आप याद रख लेंगे तो ये 5 डिपार्टमेंट आपको ध्यान देंगे, जैसे विजारत, ईशा, रसालत, रियासत, आरिस। ठीक, तो मुझे लगता है आपको ध्यान रहेंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, वीरा, वीरा यानी वी से शुरू करेंगे अगर हम, तो विजारत, ईशा, रसालत, रियासत और आरिस, ये 5 डिपार्टमेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने इन डिपार्टमेंट्स को बनाया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में एसएससी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहां पर थोड़ी सी भी ढील डालेंगे तो आगे मुश्किल हो जाने वाली है। क्योंकि मैं ये भी बात जानता हूं कि इस समय जो वक्त चल रहा है थोड़ा मुश्किल चल रहा है,
मन नहीं लगता पढ़ाई में, क्या करें क्या ना करें, कोई शेड्यूल नहीं है, ये मैं भी समझ सकता हूँ सब चीजें। लेकिन अभी आपको ना बस कछुआ बन के चलना है। जैसे कछुआ खरगोश की रेस थी ना, कछुआ धीरे धीरे चला था, बस आप फिलहाल वैसे ही चलिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये तो होगी चलिए इनके डिपार्टमेंट्स की बात। अब हम आगे बात कर लें कुछ और इनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सीधे पूछे जा सकते हैं, मुझे लगता है कि CHSL के एग्जाम में वो जरूर पूछे जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या क्या ऐतिहासिक कार्य करे हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऐतिहासिक कार्य देखने से पहले एक कहानी का रूप में शुरुआत कर दी जाए तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे मैं एक व्यक्ति का नाम लिख दूं यहां, अला उल मुल्क। आपको उसका नाम ध्यान नहीं रखना है तो मुझे नहीं लगता है एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। अला उल मुल्क एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जो अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दे सकता था, यानी कि इसके अंदर वो जिगर था कि अलाउद्दीन खिलजी को सलाह देता था और अलाउद्दीन खिलजी इसकी सलाह मानता भी था। और इसी के द्वारा एक सलाह दी गई थी कि आप इतने सशक्त सुल्तान हैं, आप इतने मजबूत सुल्तान हैं कि आप दुनिया को जीत सकते हैं सिकंदर की तरह। तो इन्होंने शुरू करा था एक अभियान कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा, और इसी कारण इन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी सिकंदर सानी की। पहली चीज। अगला पॉइंट, अब भाई अगर सिकंदर सानी बनना है, आपको दुनिया जीतनी है, तो आप अकेले तो जीत नहीं सकते, आपको चाहिए सेना। पहले तो सेना क्या होती थी, डेली वेजेस पे होती थी। जैसे भाड़े के आजकल मजदूर होते हैं कि भाई आते हैं सुबह, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं आपसे पूरे दिन काम करते हैं, शाम को पैसे ले आते हैं। इसी प्रकार से सेना भी हुआ करती थी कि भाई ठीक है, उन्होंने पूरे दिन काम करा, आप उनको पैसे दिए, अगले दिन वो आए या नहीं आए। तो इसके लिए इसको जरूरत पड़ी स्थायी सेना की। एक और भी बात थी इसके अलावा, होता ये था कि जब शासक को जरूरत पड़ती थी कि भाई ठीक है हमें इस राज्य पर आक्रमण करना है या इस प्रांत पर आक्रमण करना है, तो स्थायी सेना में बहुत सारे सैनिक ऐसे होते थे कि वो अपनी जगह किसी और को भेज दिया करते थे। तो इसके लिए स्थायी सेना के साथ साथ उसने सैनिकों का हुलिया लिखना भी शुरू कर दिया। सैनिकों का हुलिया लिखना भी शुरू कर दिया। दूसरा कारण यह था कि जब डेली वेजेस के सैनिक होते थे, शाम को जब वो अपना पैसा या मानदेय लेने पहुंचते थे, तो होता यह था कि एक सैनिक दो दो बार भी जाकर कतार में लग जाता था और 2 बार अपना मेहनताना प्राप्त कर लेता था। तो इससे राजकोष में बड़ा घाटा होता था। तो इस बात को भी खत्म करने के लिए सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू कर दिया गया, या मैं कहूं सैनिकों का हुलिया लिखना, या मैं कहूं कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे तो आज भी जब आप कभी किसी रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरते हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में जरूर होता है कि भाई आप अपने बॉडी पे कोई मार्क्स हो तो वो जरूर बताएं। ठीक है, तो ये सैनिकों का हुलिया यहाँ पर, और आज के जमाने में अपना बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क। चलिए, ये बात होगी सैनिकों को हुलिया लिखना। अब इन्होंने स्थायी सेना भी बना ली, सैनिक भी आ गए, लेकिन अब इनको सेना बड़ी करनी है, इनको कैवलरी फोर्स चाहिए। कैवलरी फोर्स का मतलब क्या चाहिए इनको घुड़सवार सेना चाहिए। तो घुड़सवार सेना के लिए अब क्या होगा, अब ये घोड़े को दागना शुरू कर देंगे, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू कर देंगे। अब ये की करनी शुरू कर दी भाई इन्होंने। ये भी ऐसा ही था जैसे सैनिक थे, रोज आए घोड़े, रोज चले गए। घोड़े वाले घोड़े को लाया, उसके बाद शाम को उसने मेहनताना लिया, चले गए। एक बार आदमी की तो पहचान हो जाए, लेकिन घोड़े को जब 2-2 बार आप कतार में लगा दोगे, घोड़े की कहां पहचान हो पाएगी। तो इसके लिए होता क्या था, राजकोष में घाटा, तो इसलिए घोड़े को दागना शुरू कर दिया। आप देखेंगे आज की डेट में जो बाहर ये बुल्स घूमते हैं, जो सांड घूमते हैं, उनके पीछे मोहर होती है, एक जला हुआ पार्ट होता है पीछे की तरफ, तो वो हम उस चीज को देखकर ये समझ जाते हैं कि सरकारी सांड है। तो उसी प्रकार से घोड़े को भी दागा जाता था। जब घोड़ा एक बार दग जाता था तो उसका मतलब वो सेना का पार्ट हो गया। अब जो भी मालिक होगा उसको उसका मेहनताना या तो सालाना दिया जाएगा, यानी कि वार्षिक दिया जाएगा, या उसको माह के अंत में उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये थी घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा, स्थायी सेना। इसके अलावा जब उसने देखा एक बहुत बड़ी सेना भी तैयार हो गई, मेरे पास सब कुछ हो गया, अब इस सेना को खिलाना भी है मेरे को, तो उसने एक नई चीज लागू करी। उसने शुरू करा बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब यह प्रणाली जब उसने शुरू करी तो उसने 2 चीजें सोचकर यह प्रणाली शुरू करी। पहली तो ये कि अब उसे सैनिकों का पेट भरना है, और सैनिकों का पेट भरने के लिए चाहिए अनाज, तो उसने बाजार पर कंट्रोल लगा दिया। कंट्रोल का मतलब यह है कि अगर मैं मान लूं, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसे ही,
कि अगर गेहूं 1 रुपए किलो मिलना है तो वो गेहूं 1 रुपए किलो ही बिकेगा, ना तो वो 90 पैसे बिकेगा, ना वो 1 रुपए 10 पैसे बिकेगा, वो 1 रुपए किलो ही बिकेगा। इस प्रकार से बाजार नियंत्रण प्रणाली में अलाउद्दीन खिलजी ने एक चार्ट तैयार करा और उसे अपने किले के बाहर टंगवा दिया, और उसमें उस रेट लिस्ट में केवल यही चीज थी कि गेहूं इतने रुपए किलो, चावल इतने रुपए किलो, दालें इतने रुपए किलो। तो वो सब चीजें जो चार्ट थी ना, वो सेम टू सेम बाजार में उसी रेट बिकता था। पहला कारण था उसे अपनी स्थायी सेना का पेट भरना था। दूसरा कारण था कि मान लो अगर भुखमरी आ जाए, मैं कहूं अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो होगा क्या, किसी के पास तो रहेगा नहीं कुछ सामान, तो उस सामान जब किसी के पास नहीं रहेगा तो दाम बढ़ेंगे, जब दाम बढ़ेंगे तो जनता में आक्रोश बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसी चीज को शांत करने के लिए उसने क्या करा, सबको एक फिक्स अमाउंट पर तय कर दिया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये करी इसने, इसके साथ साथ इसने गोदाम जो थे वो अपने अंडर में ले लिए सारे के सारे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी अपने पास किसी बड़े अमाउंट में इकट्ठा करके नहीं रख सकता था। यानी कि अब जो भी अनाज पैदा होगा वो मंडी से सीधा उठेगा, जिसको जितना जितना चाहिए वो उतना ले लेगा, उसका एक परमिट बन जाता था। उस परमिट का जैसे आज की डेट में दुकानदार को रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे उस टाइम भी अलाउद्दीन खिलजी रजिस्ट्रेशन करवाता था। उनको जितना माल देना है, जितना गेहूं देना है, जितना चावल देना है उतना दिया जाता था, और बाकी सब सरकारी स्टॉक में चला जाता था, यानी कि सुल्तान के कब्जे में आ जाता था। क्योंकि जब भी अकाल पड़ेगा या बाढ़ आएगी तो उस समय क्या करेगा सुल्तान, उसको बंटवा देगा, और जिससे क्या होगा, ना तो भुखमरी होगी और ना जनता में आक्रोश बढ़ेगा, और साथ ही साथ उसकी सेना का भी पेट भरता रहेगा। तो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे यही पूछेगा कि सबसे पहले स्थायी सेना किसके द्वारा रखी गई, या नगद वेतन देने की प्रणाली। ये भी बहुत अच्छी चीज है, नगद वेतन। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन शुरू किया था। मैंने जैसा आपको बताया कि भाई इससे पहले नगद वेतन का यहाँ पर, इससे पहले क्या होता था कि जैसे इल्तुतमिश के टाइम में मैंने आपको बताया कि इक्तेदारी शुरू कर दी गई थी, इक्ता बांट दिए गए थे। तो जो भी इक्तेदार होता था वो एक छोटी सी फौज रखता था, और उस फौज का जो भी खर्चा होता था वो उस इक्ता से जो भी कर आता था उससे करता था। लेकिन अब ये सब चीज बंद कर दी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इक्ता प्रणाली समाप्त कर दी गई। इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अब जो भी सूबेदार होगा वो सूबेदार सीधा सीधा अलाउद्दीन खिलजी से वेतन लेगा, ना कि कोई जमीन, ना कि कोई जागीर, ना कि कोई इक्ता। यानी इक्ता प्रणाली को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो नगद वेतन की प्रणाली शुरू करी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिकंदर सानी की उपाधि प्राप्त है अलाउद्दीन खिलजी को। स्थायी सेना रखी अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को हुलिया, घोड़े को दागना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब किसकी देन है, अलाउद्दीन खिलजी की। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत दो चीज और ध्यान रखिएगा। देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली मैंने अभी आपको पहले समझाई थी कि ये डिपार्टमेंट है दीवाने आरिस, दीवाने आरिस नहीं, दीवाने रियासत। तो दीवान रियासत के अंदर ही आता था, और दीवान रियासत के अंदर बाजार नियंत्रण प्रणाली आती थी। और इसके अंदर एक दो बार मैंने देखे हैं कि क्वेश्चन अंदर से पूछ लिया है, उसने पूछ लिया है कि बरीद कौन होते थे। तो बरीद होते थे गुप्तचर, जिस बात की खबर रखते थे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो रेट तय किए गए हैं उसी रेट पर बाजार में सामान बिक रहा है या नहीं बिक रहा, या कोई किसी को कम तो नहीं तोल के दे रहा। तो इस बात का ख्याल रखते थे बरीद। हम जहां तक बात करें, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अगर कोई दुकानदार किसी व्यक्ति को कुछ कम तोल कर देता था तो अलाउद्दीन खिलजी उतना ही मांस उसके शरीर में से निकाल लिया करता था। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर कोई 1 किलो गेहूं लेने गया और दुकानदार ने उसको 950 ग्राम गेहूं तोलकर दे दिए, और ये बात बरीद को अगर मालूम पड़ गई और बरीद ने अलाउद्दीन खिलजी को सूचित करा, तो अलाउद्दीन खिलजी उस दुकानदार के शरीर में से 50 ग्राम मांस निकाल लिया करता था। लेकिन कुछ इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हाँ ये बात सत्य थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसने धर्म को शासन से अलग कर दिया था या पृथक कर दिया था। धर्म और शासक दोनों अलग हुए थे। पहले जैसा आपने देखा कि भाई खलीफा ने उपाधि दी इल्तुतमिश को, सुल्तान की, लेकिन यहां पर शासक ने धर्म को बिल्कुल ही अलग कर दिया। ये बोले धर्म और शासक का कोई मेल नहीं है, शासन में धर्म का कोई काम नहीं है, इसलिए ये पहले शासक हुए जिन्होंने धर्म को शासन से अलग कर दिया। यहां से भी कई मर्तबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है।